सबसे पहले हम लोग गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र जो कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में आर्टिकल्स आपने पढ़े थे, उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है। एक समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं तथा उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इस कुंडली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। कुंडली की अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। हम लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। न्यूमेरिकल्स लगाते वक्त हमने हमेशा आपको एक चीज सिखाई है कि क्वेश्चन पढ़िए और सबसे पहले ये कोशिश करिए जानने की कि क्वेश्चन में कौन कौन सी राशियां आपको दी गई हैं, पहले ये पता लगाने की कोशिश करें। सबसे पहले समतल वृत्ताकार कुंडली। एक बात तो क्लियर है कि जो कुंडली है वो किस आकार की है, वृत्ताकार कुंडली है। समतल वृत्ताकार कुंडली मतलब ऐसे वृत्त की आकार की है, प्लेन एकदम। समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। समतल वृत्ताकार कुंडली है और इसमें 100 फेरे लगे हुए हैं। क्या आपको याद है सभी बच्चों को कि फेरों की संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन की स्मॉल एन, स्मॉल एन की कैपिटल एन, कैपिटल एन। स्मॉल एन तो हमने ये बताया परिनालिका के लिए आया था वो सिंबल, और वो भी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या थी। याद आया आपको? तो कैपिटल एन जब भी कभी टोटल फेरे देगा आप कैपिटल एन लिख लिया करोगे। कैपिटल एन इज टू 100 टर्न्स। उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। बेटा क्या आपको याद है इस टाइप से जब वृत्ताकार कुंडली देते थे तो इसकी त्रिज्या को कैसे लिखा करते थे आप? ए की आर ए से लिखा था आपने। देन ए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अगर आप इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। इस कुंडली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। कुंडली की अक्ष पर क्या आप बता सकते हैं बेटा इसका अक्ष कहां पर होगा? सेंटर से जाने वाली तथा तल के लंबवत, ये लाइन इसकी अक्ष है। अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूर, ये इसका सेंटर है। यहां से 4 सेंटीमीटर दूरी पर यहां पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मालूम करनी है। अच्छा ये बता सकते हैं, ये तो 3 सेंटीमीटर है, इसको किससे लिखा था आपने? ये फिगर देख के कुछ तो याद आने लगा होगा। इसको किससे? x से लिखा हुआ था हमने इसे। तो x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर मीन्स मीटर में कन्वर्ट करेंगे 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। ये हमने नोट कर लिया। दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इतनी जानकारी है और वो हमें पता लगाना है। क्या आपको याद है कि इस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता था? फॉर्मूला होता था म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। याद आया आपको? तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 की जगह क्या लिखा जाए? देखो भैया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू द पावर माइनस 7। हम यहां से 2 पाई उधर भेजना चाहते हैं तो म्यू नॉट अपॉन 2 बचेगा, यहां आ जाएगा 2 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। तो म्यू नॉट अपॉन 2 इसकी जगह पर पूरा वो नोट कर देंगे 2 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। एन की जगह पर क्या लिख देंगे? 100। आई की जगह पर बेटा क्या लिख देंगे? 2। ए स्क्वायर 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर 10 टू द पावर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे आप तो 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 प्लस ए स्क्वायर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और उसकी पावर कितनी लगनी है? 3/2। ठीक है।
अब आपने इसको सॉल्व करना है भाई। देखो 2 का गुणा 2 से करें कितना आया 9, नहीं सॉरी 2 2 जार 4, 4 9 जार 36 इंटू पाई की जगह पर क्या लिख सकते हैं 3.14। इसका और इसका गुणा करा दिया, पाई का मान लिख दिया। अब ये 10 की घात -7 और 10 की घात -4 क्या बन गए, दोनों गुणा में घातें जुड़ती हैं तो -7 और -4 जुड़ गया, -11। और ये 10 की घात 2 भी आप ले लो साथ में, तो 10 की घात -11 और इसकी 10 की घात 2, तो ये 10 की घात आ गया -9। ऊपर का सब हो गया। नीचे देखो इसमें भी 10 की घात -4 है, इसमें भी 10 की घात -4 है। अगर हम इसको कॉमन कर लेंगे तो 16 + 9 आ जाएगा, ये बन जाएगा 25 गुणे 10 की घात -4। 10⁴ तो दोनों में है ना, तो बस 16 और 9 को जोड़ दो, 25 गुणे 10 की घात -4 और उसकी पावर है 3/2। b इज इक्वल टू, इसका गुणा इसमें करवा दो, ठीक है। तो 36 चौके 144, 144 की 4 हासिल लगे 14, 36 से कम 36 और 14 50, 50 की 0 हासिल लगे 5, 36 दिया 108, 108 और कितना हासिल बचा था 5, 108 और 5 113 कर दो आप। और 2 डिजिट पे पॉइंट है, 2 डिजिट पे पॉइंट हम यहां बिठा देते हैं। इंटू 10⁻⁻9 पावर 3/2 है। इसका क्या मीनिंग है, देखो भैया सब लोग, पावर x⁻⁻ अगर 3/2 है, इसके 2 मीनिंग है, मैं आपको बताता हूं। आप चाहें तो इसे ऐसा लिख सकते हैं और आप चाहें तो बेटा इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं। हर बार पावर 3/2 बनी हुई है। इसका मतलब है कि x का पहले क्यूब कर लो, फिर पावर 1/2, पावर 1/2 मतलब वर्गमूल ले लो, तो पहले क्यूब कर लो फिर वर्गमूल ले लो। या तो अगर आपको ऐसा मन नहीं है तो पहले आप पावर 1/2 कर लो, मतलब पहले वर्गमूल ले लो और बाद में क्यूब कर लो उसका, कुछ भी कर सकते हो, दोनों में कोई एक रास्ता चूज कर लीजिए आप। इसका पहले वर्गमूल ले लो, आप एक काम कर लो, वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5 और 10 की घात -4 का वर्गमूल 10 की घात -2। पावर हमेशा आधी होगी वर्गमूल लेने पर और वर्ग करने पर डबल हो जाएगी, तो 5 गुणे 10 की घात -2 ये आया वर्गमूल। अब उसका करेंगे क्यूब, तो 5 का क्यूब करेंगे तो, और 10 की घात -2 का क्यूब करेंगे, -8 नहीं 10 की घात -6। क्यूब करने से पावर 3 गुनी केवल हो जाएगी। पावर में 2 दूना 4 दूना हाथ नहीं लगाते हैं, पावर केवल 3 गुनी कर दो, जितना भी करना है आपको। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, इसको ऊपर भेज दीजिए, 113.04 बटे 125 गुणे 10 की घात, ये -6 ऊपर जाके +6 बन जाएगा, -9 + 6 कितना हो गया -3। अब 125 से इसको भाग दिला दीजिए। वैसे तो ऊपर का नंबर छोटा है, ये बड़ा है, तो ऐसे तो हम दे नहीं सकते भाग। एक काम कर लो आप, इसको बेटा ऐसे भी तो कर सकते हो, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दो, ये 10 ना इसको दे दो आप, तो 10 का गुणा होगा 0.1 अंक और खिसक जाएगा, ये 1130.4 बटे 125 गुणे 10 की घात -3। बेटा ये तो गुणा में चला जा चुका है, इसकी पावर 1 बची, इसको और ऊपर ले जाओगे तो ये कितना कर देगा इसको 10 की घात -4। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या ये 25 से कटेगा, ऐसे नहीं कटेगा, 5 से कट सकता है, 5 से कैंसिल कर दो, ये कितनी बार में जाएगा 25 बार में, ये 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10, फिर 5 छक्का 30, फिर 0 और 8, 5 अट्ठे 40। अब 25 से इसको डिवाइड करना है, देखो 25 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 25 9 सर 225, 25 9 225, कितना बचा
एक बचा, फिर एक को इधर ले जाओगे, दशमलव लगाना पड़ेगा। ये कितना हो गया 10, 25 का भाग 10 में देंगे, भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? 25 का भाग 10 में देना है, भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। कितनी बार जाएगा? 0 बार जाएगा। तो ये कभी मत कहें कि भाग नहीं जाएगा, नहीं, एक बार जाएगा तो 0 बार तो जाएगा, 0 बार जाएगा। अब इस नंबर को भी शामिल कर लिया तो कितना हो गया 108, फिर 25 चौके 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -4। और क्योंकि हमने ये मैग्नेटिक फील्ड निकाला हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? टेस्ला। एसआई यूनिट टेस्ला होता है। और आप चाहें तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी लिख सकते हैं, वो भी इसका एक यूनिट है। तो इस तरीके से आंसर आ गया 9.04 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -4 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इन्होंने लिखा हुआ है, हमने टेस्ला लिख दिया है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए जल्दी से आप इसे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमने लिया हुआ यहां पर, जिसने लिखा है एक परिनालिका की लंबाई। परिनालिका का नाम आते ही क्या आपके दिमाग में कोई फिगर आ रहा है? नहीं आ रहा है? अच्छा, ऐसा एक फिगर बनाया था परिनालिका के लिए हमने, धारावाही परिनालिका, याद आ गई होगी अब तो आपको। 20 सेंटीमीटर लंबी है तथा त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। पूरी लंबाई परिनालिका की 20 सेंटीमीटर है, तो परिनालिका की पूरी लंबाई को हम कैपिटल एल से लिख लेते हैं, दैट इज 20 सेंटीमीटर। और रेडियस ए से ली थी, इसकी भी रेडियस हमने, रेडियस कितनी है इसकी? 1 सेंटीमीटर। इसमें तार के 5000 फेरे हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिए जा रहे हैं, तो इसको काहे से लिखा जाए बताइए? कैपिटल एन, दैट इज 5000 टर्न्स। टर्न्स मतलब फेरे। 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर इसमें हमने करंट कितनी फ्लो की? 0.4 एम्पियर। तो I इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है। अच्छा, क्या आप बच्चों को याद है कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या आया था परिनालिका के? परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं याद आया किसी को? फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई, ध्यान ही नहीं आया आपको? म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। एन यहां पर आता था एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। स्मॉल एन एकांक लंबाई में फेरे हैं। क्या स्मॉल एन के बारे में आपको कुछ याद है? कैसे निकालते हैं? डायरेक्टली स्मॉल एन तो हमको दिया नहीं है, तो स्मॉल एन मैं पहले लिख देता हूं। अच्छा, एक बार स्मॉल एन को निकालते हैं फेरों की कुल संख्या बटे कुल लंबाई से। याद आया? टोटल एल लंबाई में एन फेरे हैं, तो एक लंबाई में कितने फेरे होंगे? एन अपॉन एल, ये आ जाएगा इंटू आई। म्यू नॉट की जगह एन की जगह पर 5000। टोटल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। अगर आप इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 100 से डिवाइड करेंगे आप। अब इसमें अगर आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये काहे में बदल जाएगा? मीटर में। फिर 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 1/5 मीटर आ जाएगा। तो यहां पर मैंने एल की जगह 1/5 मीटर लिख दिया। करंट कितनी फ्लो हो रही है? 0.4। बस अभी आपको इसको कैलकुलेट कर लेना है। एक डिजिट पे पॉइंट है, एक 0 तो सीधे सीधे चला जाएगा। 4 चौके 16, 16 पंचे 80, कितना हो गया? 8000। भाई 16 का गुणा 500 में करोगे तो 8000 तो आएगा। उसके बाद पाई लिखा हुआ है, तो पाई की जगह 3.14 गुणे 10 की घात -7, ये हो गया। तब तक ये जो 1/5 है ना, ये भी पलट के ऊपर आ जाएगा। अब इसका गुणा हो जाएगा,
000, 5 8s are 40, 40,000 multiplied by 3.14 multiplied by 10 to the power -7। अब इसका देखो, इसके 2 अंक के दशमलव हटाओ, इसके 2 जीरो तो सीधे सीधे चले जाएंगे। 4 का गुणा इसमें करवाओ बेटा, 4 चौके 16 की 6 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, फिर 4 तिया 12। ये तो 4 का गुणा इससे करवाने से 2 जीरो जो इस पे हैं वो लगे रहेंगे, इंटू 10 टू द पावर -7। अब आप इसे और कैलकुलेट कर लीजिए भाई। यहां पर आप चाहें तो ये पॉइंट यहां पर ला सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में बनाना है तो 1 2 3 4 5, 5 अंक दशमलव यहां ला सकते हैं आप। तो ये बन जाएगा 1.256 इंटू 10 टू द पावर -7 प्लस 5, क्योंकि 5 डिजिट्स मैंने पॉइंट को शिफ्ट किया है। इस तरह से b की वैल्यू आएगी 1.256 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। परिनालिका के केंद्र पर इतना चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। फिर उन्होंने एक चीज और पूछी है, इसके सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। परिनालिका के सिरे पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा अगर हम एक सिरे पर निकालेंगे। मैं आपको बताऊं कि परिनालिका के किसी भी एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे, वो मिडिल में जितना चुंबकीय क्षेत्र आया है उसका सिर्फ आधा रह जाएगा। तो परिनालिका के एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र B at the end of solenoid and this is B at the middle। तो मैंने क्या बताया, मिडिल में जितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा उसका जस्ट कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। B at the middle upon 2, B at the middle कितना आया है 1.256 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 6 जार 12, 2 2 जार 4, 2 8 जार 16 इंटू 10 टू द पावर -2। दिस इज B एट द एंड ऑफ सोलेनॉइड। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर इस तरह से आ जाएगा आपका। ओके, आप नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमने लिया हुआ है कि यदि 50 सेंटीमीटर लंबी परिनालिका, एक परिनालिका है फिर से 50 सेंटीमीटर लंबाई की है टोटल, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इतने टेस्ला है, जबकि उसमें 8 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो बताइए कि इसमें फेरों की संख्या कितनी होनी चाहिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आप ये बताइए कि कौन कौन सी चीजें हमें दी जा रही हैं इसमें। 50 सेंटीमीटर लंबी परिनालिका किससे लिखा जाए इसको, L से। L इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर एंड यू ऑल नो दैट 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाफ मीटर। 50 सेंटीमीटर मतलब आधा मीटर भाई, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो 50 सेंटीमीटर मतलब आधा मीटर, 1/2 मीटर। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B at the middle, that is 4 multiplied by 10 to the power -2 टेस्ला, इतना मिडिल पर मैग्नेटिक फील्ड है, जबकि उसमें 8 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। करंट हम फ्लो करते हैं 8 एम्पियर, तो बताइए इसमें फेरों की संख्या कितनी होनी चाहिए। What should be the number of turns in the solenoid? This is the question। आपको पता लगाना है, तो आपको आ जाएगा ये। मैं फॉर्मूला बता देता हूं, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे अपने आप से। अभी इससे पहले वाले जस्ट क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड एट द मिडिल ऑफ द सोलेनॉइड क्या फॉर्मूला आया था, म्यू नॉट इंटू, हाँ वेरी गुड, म्यू नॉट इंटू कैपिटल N अपॉन L इंटू I।
वैसे म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई, पर स्मॉल एन की ये वैल्यू होती है। आपको म्यू नॉट का मान पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। एन मालूम है आपको? नहीं मालूम करना है। एल आपको पता है 1/2 मीटर, आई आपको मालूम है, और बी एट द मिडिल मालूम है। यहां से एन निकालोगे तो कैसे निकलेगा? ये सब इधर भेजने पड़ेंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा बी एट द मिडिल इंटू एल। ये ऊपर आ जाएगा, ये सब नीचे आ जाएंगे, तो म्यू नॉट इंटू आई। अब बी एट द मिडिल, एल, म्यू नॉट और आई, जैसी वैल्यू लिखोगे सॉल्व होके बेटा आपका आंसर आ जाएगा। आंसर मैं बता देता हूं, आंसर आएगा 1990 टर्न्स, 1990 फेरे। ऐसा लग रहा है कोई ईयर बताया जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप नोट करें जल्दी से, इसके बाद नेक्स्ट लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है संलग्न चित्र में दर्शाए अनुसार, एक ये फिगर बनाया गया है, तो इस क्वेश्चन के साथ में एक चित्र लगा हुआ है, इसलिए उन्होंने बोला संलग्न चित्र में दर्शाए अनुसार एक लंबे सीधे तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के लूप में मोड़ा गया है। लंबा सीधा तार था हमारे पास, उसका हमने एक लूप बना दिया। लूप बना दिया मतलब उसका एक छल्ला बना दिया ऐसा, इस तरह का, और वो भी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का। यदि 8 एम्पियर की धारा इस लूप में प्रवाहित की जाती है तो लूप के केंद्र सी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? आपको मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है इस लूप के सेंटर पर। सबसे पहले फिर से हमारा वही तरीका, ये नोट करना कि कौन कौन सी बातें क्वेश्चन ने हमको बताई हैं। व्हाट आर द गिवन टू अस? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का लूप है। यहां पर लूप की त्रिज्या को किससे लिखोगे? आर से। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, 100 से आप डिवाइड कर दीजिए, 10/100, देन आर विल बिकम 1/10 मीटर। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा ना। 8 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, I इज इक्वल टू 8 एम्पियर। तो लूप के केंद्र सी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मान और दिशा ज्ञात करिए। बस इतना जरा सा काम है। ये ऐसे करंट ऐसे जा रही है, करंट यूं इस तरह से। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपको पता लगाना है, ठीक है। तो अब आप देखिए, लूप के केंद्र सी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, लूप के केंद्र सी पर चुंबकीय क्षेत्र, क्या किसी भी बच्चे को ये याद है कि इस पूरे लूप की वजह से ये एक तरीके से देखा जाए तो धारावाही वृत्ताकार लूप है, और धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या बना था? इसका फॉर्मूला बना था μ0/2 I/R। अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक था, उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या बनता था? μ0/2 I/R। क्योंकि मैंने एक बार और बताया था कि ये थोड़े से मिलते जुलते हैं, तो कहीं आपके मन में कोई कंफ्यूजन क्रिएट मत हो जाए। आप ध्यान रखिए, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र है। μ0/2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 2 पाई इंटू 10⁻⁷। अभी सबसे पहले क्वेश्चन में भी हमने μ0/2 की वैल्यू लिखी थी, या आप μ0 का मान लिख दो, फिर कैंसिल होके बन जाएगा वो उतना। I की जगह पर क्या होगा? 8, R की जगह पर 1/10। अब इसको आपने सॉल्व करना है। पाई की जगह पर क्या लिखोगे? 3.14, और 3.14 का गुणा 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा 6.28 इंटू 8 इंटू 10⁻⁷, और तब तक ये 10 भी पलट के ऊपर आ जाएगा गुणा करने के लिए। इसको मल्टीप्लाई करो, 8 8 जार 64 का 4 कैरी 6, 8 2 जार 16 एंड 6 22, अगेन कैरी 2, 8 6 जार 48 एंड 2 दैट इज 50, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 -7 इसका
और +1 इसका, -7 + 1, -7 + 1 -6, ये आ गया। समझ नहीं आ रहा आपको? अच्छा, अब आप चाहें तो एक अंक दशमलव और किसका सकते हैं यहाँ, 5.024 × 10⁻⁻⁵ कि -7, क्या कर दिया जाए, पॉइंट जब इधर से इधर आएगा तो पावर प्लस की बढ़ेगी, और पावर प्लस की आएगी अगर तो -6 + 1 -5 हो जाएगा। ये इतने टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। इस फिगर में आप जो कुछ देख रहे हैं उसके मुताबिक आप देखें, एक ये धारावाही तार ऐसा सीधा भी जा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, और एक ये वृत्ताकार लूप भी पूरी आपको दिख रही है। इसका मतलब हुआ ये हुआ कि यहां सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो दो चीजों की वजह से बनेगा। किसकी वजह से? एक तो ये वृत्ताकार लूप की वजह से यहां सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और एक जो ये सीधा धारावाही चालक है, इसमें भी तो करंट है, इसकी वजह से भी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो अगर आपको सेंटर सी पर नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो उसके लिए आपको करना यह पड़ेगा कि वृत्ताकार लूप के कारण सी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, और फिर इस धारावाही सीधे धारावाही चालक के कारण भी सी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा। और फिर क्योंकि सेंटर पर कितने चुंबकीय क्षेत्र आ जाएंगे? 2, एक लूप की वजह से और एक सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण। फिर वो जो चुंबकीय क्षेत्र होंगे दोनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। और कैसा योग? तो क्योंकि सदिश राशियां हैं इसलिए हमको कैसा योग करना पड़ेगा? सदिश योग करना पड़ेगा। अभी हमने क्या निकाला है? लूप के केंद्र सी पर चुंबकीय क्षेत्र। ये लूप के केंद्र सी पर चुंबकीय क्षेत्र आया। क्या इसकी डायरेक्शन आप बता सकते हैं मुझे? धारा ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है। अगर ऐसे धारा बह रही है तो सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगा? राइट हैंड कर्ल रूल से निकाल लीजिए। इसको आई की तरफ करिएगा, करंट की तरफ, और जहां चुंबकीय क्षेत्र मालूम करना है उसकी तरफ उंगलियां, और फिर ऐसा मोड़ देना। कहीं से भी ले लो, यहां से लिए ले रहे हैं, आई की तरफ कर दिया और उंगलियां जहां पर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए मुझे। अब हमने ऐसा मोड़ दिया। बताइए उंगलियां किस तरफ इंडिकेशन दे रही हैं आपको? तो लूप में जो करंट है उसकी वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? हाँ, बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की तरफ। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र आया है इसको हम लिख सकते हैं। आप जब लिखोगे तो कैसे लिखोगे? कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर या बाहर की ओर आप लिख सकते हैं। कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। अच्छा, अब दूसरा क्या करना रह गया बताओ? अब सीधे धारावाही चालक के कारण सी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। सीधे धारावाही चालक के कारण केंद्र सी पर चुंबकीय क्षेत्र। इनको थोड़ा थोड़ा अलग कर लो आप। इसको B1 मान लो और इसको मान लो B2। तो सीधे अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या बनता है? μ0/2 पाई I/r। इसमें μ0/2 I/r, उसमें μ0/2 पाई I/r। μ0/2 पाई की वैल्यू 2 × 10⁻⁻⁷। करंट 8 एम्पियर और रेडियस 1/10 मीटर। सॉल्व करोगे 10 पलट के ऊपर आ जाएगा। तो 10 का गुणा 8 से 80, 80 दूना 160 गुणे 10 की घात -7।
इसमें भी 2 अंक दशमलव हम इधर खिसकाना चाहते हैं। ये 1.6 गुणे 10 की घात -5 टेस्ला बन जाएगा। 2 डिजिट डेसिमल यहां पर आएगा और राइट से लेफ्ट आ रहा है तो पावर प्लस की बढ़ेगी, 2 पावर प्लस की आ जाएंगी, तो -7 + 2 -5। अब इसकी डायरेक्शन बताओ, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, सो वी हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। क्योंकि बिना डायरेक्शन के आप ना तो जोड़ सकते हैं को आप कुछ कर नहीं सकते, आपको पता नहीं रहेगा ना, बिकॉज वेदर दे आर इन द सेम डायरेक्शन और दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन इज द मस्ट, सो यू शुड ऑलवेज फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कहीं पर भी अगर आपको पूछा जाए तो। इसकी दिशा बताइए। ये सीधा धारावाही चालक है, इसकी वजह से यहां चुंबकीय क्षेत्र निकाल की दिशा चाहिए। फिर से राइट हैंड कर्ल रूल, करंट की डायरेक्शन में किसको करना, थंब को, और उंगलियों को उस दिशा में करना जिस डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड आपको पता लगाना है, और फिर उंगलियां मोड़ दीजिए, जो दिशा दिखाएंगी वही दिशा चुंबकीय क्षेत्र की होगी। तो ये देखिए मैंने हाथ कर दिया इसको आई की तरफ और इसको उस बिंदु की तरफ जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चाहिए, और ऐसा उंगलियां मोड़ दिया। किस तरफ आ रहा है ये सारा, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द बोर्ड बट इनसाइड, अंदर की तरफ। इसको क्या लिख देंगे अगर आपके हिसाब से लिखेंगे तो, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। अब ध्यान से देखो बेटा, सी सेंटर सी पर कितने चुंबकीय क्षेत्र मिले हमें, 2, एक मिला B1 और एक मिला B2। क्या वो सेम डायरेक्शन पे हैं, बताइए। ये बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ है, आर दे इन सेम डायरेक्शन, नो। कैसे हैं फिर वो, अपोजिट डायरेक्शन। और जब 2 सदिश एक दूसरे से विपरीत दिशा में हो तो परिणामी निकालने के लिए क्या करना चाहिए, जो बड़ा वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें छोटे वाले मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देंगे, माइनस। सो द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, बड़ा कौन है, B1 या B2, देख के बताइए। B1 इसमें 5 है और इसमें 1.6 है केवल, तो इसमें हम B1 माइनस B2 कर देंगे। माइनस कर दो इसको भाई, तो 4 आ जाएगा पूरा, फिर 2 भी आ जाएगा। अब 0 में 6 माइनस करने हैं, तो ऐसे तो माइनस नहीं हो रहा है, बोरो ले लेंगे, उधार ले लेंगे हम इससे। तो 10 में से 6 चले गए तो 4, यहां बचे 4 में से अब 1 चला गया तो 3 गुणे 10 की घात -5, क्योंकि 10 की घात वाला नंबर दोनों में सेम है। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा इस कॉइल के सेंटर पर। तो देखो इस तरीके का सवाल कैसे लगेगा, लंबा सीधा धारावाही तार भी है, लूप भी है, तो दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालो, उनकी दिशाएं पता लगाओ। अगर वो समान दिशा में होंगे तो क्या करना है, जोड़ देना, विपरीत दिशा में है तो, और अगर एक दूसरे के लंबवत होंगे ऐसा तो क्या करेंगे, नहीं, घटक तो जरूरत ही नहीं है। अगर 2 सदिश राशियां परस्पर लंबवत हैं तो परिणामी के लिए क्या सूत्र होता है, √स्क्वायर ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड क्वांटिटी। बस इसकी दिशा क्या होगी बता सकते हैं, सेंटर पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमको मिला, नेट मैग्नेटिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आंसर है जो बड़े वाले की दिशा है, और बड़ा वाला मैग्नेटिक फील्ड कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर है, तो इसकी भी डायरेक्शन कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर हो जाएगी। अच्छा आप बताइए, आपको समझ नहीं आया ये क्वेश्चन, आ गया? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। आगे से ऐसे क्वेश्चन को याद रखिए आप कि जिनमें सर्कुलर लूप भी है और स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर भी है, तो आप उस पॉइंट पर दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो और उसके बाद डायरेक्शन भी निकालो और फिर उनका वेक्टर सम कर दो, सदिश योग जिसको कहते हैं, ठीक है। उस तरह से उस पॉइंट पर आपको नेट चुंबकीय क्षेत्र का मान मिल जाएगा। तो आज हम लोग इतने न्यूमेरिकल्स रख लेते हैं
जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इस लेसन से संबंधित और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।